Hello, everybody. Good evening. My name is Saurabh, and I welcome you to Arjuna Academy. Okay, a venture by ABCH. तो यार यहाँ पे इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग ने देखा था सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम लोग ने एक बेसिक चीज़ जानने की कोशिश करी थी. ओके, अब हम लोग इस चीज़ को थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं. ओके, तो जैसे मैंने आप लोग को कल यानी इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि यार देखो ये जो सेल के आसपास में एक कोटिंग जो होता है. ओके, मैं यहाँ पे दो अलग अलग कलर यूज़ कर लेता हूँ. ओके, तो दिस इज़ कोटिंग और कवरिंग. तो इसी को हम लोग बोलते हैं भाई मेम्ब्रेन. ओके, सो दिस इज़ नथिंग बट मेम्ब्रेन. इसी को हम लोग मेम्ब्रेन बोलते हैं और इसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. अब इसका काम क्या होता है भाई, ये देखो इसका जो नेचर जो होता है. ओके, इसका बेसिक फंक्शन जो होता है वो होता है प्रोटेक्शन का. किस चीज़ से प्रोटेक्शन भाई, बाहर के एनवायरनमेंट को और अंदर के एनवायरनमेंट को अलग अलग रखना, ये बेसिक काम होता है. तो बाहर वाले एनवायरनमेंट से अंदर वाले एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना. ओके, नाउ ये जो है दिस इज सिलेक्टिवली परमिएबल, ये भी मैंने आप लोग को बताया था. सिलेक्टिवली परमिएबल. अब क्योंकि ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है तो ये क्या करती है, जैसे छोटे 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 पोर्स अवेलेबल अगर है तो यहाँ पे क्या करेगा, इसके थ्रू लिक्विड अंदर आ सकता है. और जब कॉन्सेंट्रेशन कम ज़्यादा हो जाएगा तो उसके हिसाब से वो अंदर या बाहर हो सकता है. एग्जाम्पल के लिए अगर बाहर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, ओके, और अंदर में लो कॉन्सेंट्रेशन है किसी लिक्विड का, तो यार ये जो लिक्विड जो है बाहर से अंदर की तरफ आएगा. ऑन द कॉन्ट्री अगर अंदर में हायर कॉन्सेंट्रेशन है और बाहर में लो कॉन्सेंट्रेशन है तो ये लिक्विड कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा. ओके, अभी इतना समझ में तो आ चुका था. अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस है जैसे कि ऑस्मोसिस. ओके, तो ऑस्मोसिस क्या होता है, जब लिक्विड्स अगर अंदर आएंगे या बाहर जाएंगे. ओके, और ये कब तक आते रहेंगे, जब तक कि यहाँ पे जो इक्वेशन जो है मतलब दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है सेल के अंदर में और सेल के बाहर में, जब तक कि दोनों कॉन्सेंट्रेशन जो है सेम लेवल पे नहीं आ जाता है तब तक यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ लिक्विड्स जो है वो चलता रहेगा. ओके, तो दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई एक्सचेंज ऑफ लिक्विड होते रहना ये बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वी नीड टू मेक श्योर कि भाई लिक्विड्स जो है कंटिन्यूसली एक्सचेंज होते रहेंगे. ओके, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि समझने की कोशिश करो जो सेल है उसको भी तो बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, वाटर का रिक्वायरमेंट होगा, है ना. तो इसलिए वो क्या करते रहेगा, एक्सचेंज करते रहेगा. लिक्विड अंदर ही लेते रहेगा तो फुल के मतलब फुट जाएगा, तो इसलिए वो अब एक्सचेंज भी करते रहेगा, बाहर भी निकालते रहेगा, है ना, वाटर या लिक्विड्स. सेम चीज़ यार अगर गैसेस के केस में हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे डिफ्यूजन. तो अगर यहाँ पे हमारा सेल जो है, सेल क्या करता है, गैस लेगा और बाहर छोड़ेगा. ये कैसे होएगा भी सोचने वाली बात है. देखो हर सेल जो है ये एक प्रोसेस के थ्रू जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन. हर सेल जो है, एवरी सेल विल गो थ्रू अ प्रोसेस नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन. व्हाट विल इट डू, ये जो है ऑक्सीजन, ये सेल ऑक्सीजन को अंदर लेगा. ओके, एंड देन थोड़े टाइम बाद ये क्या करेगा, CO2 को क्या करेगा, बाहर निकालेगा. और इसका प्रोसेस भी सेम है. इट विल ऑलवेज फोकस अपॉन व्हाट, अपॉन ओनली वन थिंग, क्योंकि उसके पास प्रॉपर नॉस्ट्रल्स या नोज या अल्विलर सैक्स ऐसा कुछ तो होगा नहीं. तो यहाँ पे क्या करेगा, इट विल ऑलवेज फोकस ऑन कॉन्सेंट्रेशन. तो यार यहाँ पे ये चीज़ क्या करेगा, अगर बाहर में कॉन्सेंट्रेशन हाई है किसका, एयर का या ऑक्सीजन का, और अंदर में अगर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो है, तो ऑक्सीजन विल डायरेक्टली मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. एंड देन अगर यहाँ पे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन अगर अंदर में ज़्यादा हो जाता है और उसका एनवायरनमेंट में अगर कम हो जाता है तो ये क्या करेगा, अपना जो CO2 जो उसको रिलीज़ करेगा. सो दैट्स हाउ इट विल गो अहेड, दैट्स हाउ इट विल टेक थिंग्स फर्दर, है ना. तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन वाला जो प्रोसेस जो है उसके थ्रू मतलब दैट्स वन ऑफ द प्रोसेसेस. ओके, तो एक और पहली जो चीज़ हम लोग देखी दैट वाज ऑस्मोसिस, और सेकंड जो चीज़ हम लोग ने देखी दैट इज़ डिफ्यूजन. नाउ लेट्स गो अहेड एंड लेट्स ट्राई टू लुक एट द अनदर थिंग. तो डिफ्यूजन हो गया, ओके, ऑस्मोसिस हो गया. अब डिफ्यूजन ऑस्मोसिस दोनों होने के बाद एक और चीज़ आ जाएगी, इसको भी समझ लेते हैं. एक आ जाती प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोसाइटोसिस. ओके, तो डिफ्यूजन और ये जो एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या है, देखो ये जो है 3 वर्ड से बना हुआ है. एंडो का मतलब अंदर जाना, इनसाइड. साइटोसिस सेल, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो क्या हो रही है, सेल के अंदर जा रही है.
तो यार इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो सेल जो है, सेल को भी तो भूख लगती होगी भाई, ओके। तो ये क्या करेगा, खाना अंदर लेगा, ओके, खाने को एनगल्फ करेगा। तो यार यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगी भाई, यहाँ पे कि ये जो फूड जो है उसको इंजेस्ट करने की कोशिश करेगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस। वहीं अगर कोई फूड जो है जिसको वो सेल जो है डाइजेस्ट कर चुका है, उस चीज़ को अगर वो बाहर भगाना चाहता, बाहर फेंकना चाहता, तो एक प्रोसेस कंप्लीट करेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस, है ना। तो ये चीज़ है जिसको हम लोग को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चों का एक क्वेश्चन था एनऑल कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक क्या होता है। तो पहले देख लेते हैं हाइपोटोनिक। तो देखो यार यहाँ पे एक चीज़ है, हाइपो का मतलब होता है लो, और टॉनिक को मैं बोल देता हूँ यार यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कॉन्सेंट्रेशन। तो ऐसा इसको ध्यान ध्यान में रख लेते, कॉन्सेंट्रेशन, ओके। हाइपो का मतलब हमेशा होएगा लो, ओके, ठीक। तो यार यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि यार अगर कोई देखो सबसे पहले तो सॉल्यूशन समझ लेते हैं ना, कि देखो जैसे कोई एक लिक्विड है, ओके, यहाँ पे मेरे पास एक जार है, जार के अंदर में मैंने कुछ लिक्विड ले लिया, यहाँ पे नीला कलर ले लिया तो पानी जैसा लगेगा, ओके। तो यार यहाँ पे ये चीज़ समझने की कोशिश करो, ये जो सॉल्यूशन जो है या जो मिक्सचर जो है, इसके अंदर दो पार्ट्स रहेंगे, दो कंपोनेंट्स रहेंगे। कौन से दो कंपोनेंट्स रहेंगे, कौन से दो पार्ट्स रहेंगे, एक चीज़ रहेगी सॉल्यूट, दूसरा क्या रहेगा, सॉल्वेंट, है ना, ओके। तो कभी अगर ऐसा हो जाए कि भाई हम लोग का जो मिक्सचर जो हम लोग का जो सॉल्यूशन जो उसके अंदर सॉल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट की मात्रा के कंपैरिजन में बहुत कम हो जाए, ओके, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पे सॉल्यूट इज़ वेरी लो, तो अब यार इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि भाई जब सॉल्यूट बहुत ज़्यादा ही कम है तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ओके। एकदम सैचुरेशन लेवल, मतलब ऐसा भी नहीं कि सैचुरेशन लेवल तक के पहुंच जाएगा तब हम लोग उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक, नहीं, ऐसा नहीं, रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए कि एटलीस्ट बहुत सारे स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स जो है वो फिल हो जाए। ऑन द कॉन्ट्री देखो यार यहाँ पे एक दूसरा जार है, दूसरे जार के अंदर में हम लोग ने वापस से लिक्विड लिया, यानी दो चीज़ें, सॉल्वेंट एंड एक और चीज़ सॉल्यूट। तो हम लोग ने दो चीज़ें लेने की कोशिश करी यहाँ पे, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो अब जब हम लोग ये दो चीज़ें ले रहे हैं यहाँ पे, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, अब यहाँ पे क्या हो जा रहा, सॉल्यूट का क्वांटिटी क्या हो गया, ज़्यादा, ओके। तो अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आई होप इट इज़ मेकिंग सेंस, ओके। तो नाउ दिस इज व्हाट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो अगर यहाँ पे ऐसा सॉल्यूशन है जिस मतलब लेट्स से अगर हम लोग यहाँ पे एक सेल ले लेते हैं और हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ओके। तो सेल है और आसपास में क्या है, हाइपरटोनिक मतलब क्या, जिसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम लोग सेल को पुट करेंगे तो लिक्विड जो क्या हो जाएगा, लिक्विड अंदर जाएगा। क्यों, क्योंकि बाहर में जो एटमॉस्फेयर, बाहर में जो सराउंडिंग जो उसके अंदर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है, और इनसाइड क्या है, कॉन्सेंट्रेशन रिलेटिवली लो, ओके। ऑन द कॉन्ट्री अगर हम लोग दूसरा देखते हैं यहाँ पे, दूसरे इसमें क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे कि अगर हम लोग ले लेते हैं कोई हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ले लेते हैं, बाहर में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, तो अब यार यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलेटिवली बाहर का जो कॉन्सेंट्रेशन वो क्या है, रिलेटिवली लो है, और इंटरनल कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, इंटरनल कॉन्सेंट्रेशन जो है इट्स वेरी हाई। तो अब यार यहाँ पे क्या होगा, जो लिक्विड जो बाहर मूव करने की कोशिश करेगा, ओके। और कब तक के मूव करेगा, जब तक कि अंदर और बाहर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं हो जाता। तो आई होप हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक ये तीन चीज़ें आप लोग को क्या अंडरस्टूड है, ओके। उसके अलावा हम लोग एक दो चीज़ें और देख लेते हैं कि ये क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या होता है। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू ऑल, ओके। चलो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, लेट्स ट्राई, ओके, लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो यार यहाँ तक के तो ठीक है, ओके। अब देख लेते हैं यार ये बना कैसे होता है, हम लोग का जो ये जो चीज़ें हैं, जैसे हम लोग का सेल का जो मेम्ब्रेन जो है, ये मेम्ब्रेन किस चीज़ से बना होता है, ये मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड्स से, लिपिड्स एंड फैट्स, ओके।
तो ये जो है ये बहुत सही चीज़ होती है एंड और ये हम लोग को ये हेल्प करती है कि यार इंटरनल एनवायरनमेंट जो वो प्रोटेक्टेड रहे और इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो सारे के सारे क्या रह पाए, इंटैक्ट रह पाए। अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तो हमको एक और चीज़ देखने को मिलती है यहाँ पे ना रियल सेल जो है वो स्टार्ट होता है एंड रियल सेल के बाद में हम लोग कुछ और भी खतरनाक चीज़ देखते हैं यहाँ पे। क्या होता है यहाँ पे, तो देर इज़ वॉट लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ओके अब साइटोप्लाज्म जैसा जो स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्म या लिक्विड लाइक जो स्ट्रक्चर जो है उसका बेसिक फंक्शन क्या है, तो वो क्या करता है यार, इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने की कोशिश करता है। ओके उसके अलावा देखो यहाँ पे कुछ ऐसा मोटर्स या मशीन्स वगैरह तो लगी नहीं होती है, तो जो भी चीज़ें इंटरनली है उनको मूव करना है, इनको मोबिलाइज होना है, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो वो कैसे जाएंगे एंड ऑल, तो वो क्या होते हैं सारी जो चीज़ें जो है वो साइटोप्लाज्म के ऊपर एम्बेडेड होती है। जैसे छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे ये जो ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पे, तो ऐसे बहुत सारे जो अलग अलग टाइप के जो सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो यहाँ पे क्या होता है, अपने अलग अलग चीज़ें यहाँ पे एम्बेडेड होती है, ऐसी रखी हुई रहती है। अब क्या होता है कि कोई सेल ऑर्गेनल जो है जिसको कुछ चीज़ रिलीज़ करनी है वो यहाँ पे क्या करेगा, साइटोप्लाज्म में रिलीज़ करेगा एंड देन वो क्या करेगा, आगे आगे मूव करता जाएगा। ओके तो इस टाइप से यार साइटोप्लाज्म का एक फंक्शन है, साइटोप्लाज्म का एक बहुत प्राइमरी फंक्शन है वो ये कि सेल के अंदर में एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखने का काम करते हैं अभी। ओके और भी कुछ फंक्शंस है बट फिलहाल इतना रिलेवेंट है हम लोग के लिए। अब यार ये चीज़ें तो होगी। ओके सेल वॉल करके भी एक चीज़ होती है ऑल। ओके उसको भी समझने की कोशिश करेंगे बाद में, मगर अभी हम लोग एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट देखने की कोशिश करते हैं। अब यार देखो सेल ऑर्गेनल्स, जैसे मैंने तुम लोग को बताता कि क्या होता है करके, सेल ऑर्गेनल्स। अब यार सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है, तो देखो बेसिकली ऐसे छोटे छोटे जैसे हम लोग की बॉडी के अंदर में ऐसे छोटे छोटे लंग्स होते हैं। ओके ये लंग्स का काम क्या होता है, ब्रीथ करना। ओके या ब्लड के अंदर में ऑक्सीजन को ऐड करते रहना और CO2 को रिमूव करते रहना। फिर एक और ऑर्गन होता है ये दिल, इसका काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना। तो वैसे यार सेल के अंदर में भी छोटे छोटे ऐसा टाइनी से ऑर्गेनल्स होते हैं। ओके छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम लोग सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। तो यार यहाँ पे क्या चीज़ हो जाती है, जो हम लोग के जो ऑर्गेनिजम्स जो है ओके उनके अंदर में क्या होता है, जहाँ पे प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ सेल है, प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ चीज़ें हो रही है, तो यार वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है हम लोग के जो सेल ऑर्गेनल्स जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड रहेंगे। कैसे रहेंगे, मेम्ब्रेन बाउंडेड। इसका क्या मतलब है कि हमारे जितने भी सेल ऑर्गेनल्स रहेंगे ओके वो अलग अलग, जैसे यहाँ पे एक सेल ऑर्गेनल है तो ये मेम्ब्रेन में कवर्ड रहेगा। ओके उसके अलावा एक दूसरा सेल ऑर्गेनल है वो भी कैसा रहेगा, दूसरे मेम्ब्रेन में कवर्ड रहेगा। अभी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल का क्या एडवांटेज होता है अभी यहाँ पे, तो इसको समझने की कोशिश करो। देखो जब यार हमारे जो सेल ऑर्गेनल्स जो है ओके वो कवर्ड है, प्रोटेक्टेड है, तो क्या होगा, जैसे इसको मैं A नाम दे देता हूँ, इसको B नाम दे देता हूँ, तो A का डायरेक्टली कॉन्टैक्ट जो B के साथ नहीं होएगा, B का डायरेक्टली कॉन्टैक्ट A के साथ नहीं होएगा। इसका क्या मतलब है कि जो भी इंटरनल उनके स्ट्रक्चर्स जो है वो इंटैक्ट रहेंगे, वो प्रॉपर तरीके से वर्क करते रहेंगे, है ना, सेपरेट रहेंगे। तो बाकी जो बहुत सारे जैसे केमिकल्स वगैरह थोड़े बहुत रिलीज़ करते होंगे, अब वो एकदम से ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए, एकदम से कॉन्टैक्ट में नहीं आ जाना चाहिए, या कुछ और खतरनाक सा रिएक्शन नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये मेम्ब्रेन बाउंडेड रहता है और ये काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है कि भाई ये वेल डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स जो है या हायर लेवल के जो ऑर्गेनिजम्स जो है उन लोग को प्रोटेक्टेड रखने के लिए या उन लोग के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है। इट्स वेरी गुड, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। ओके चलो आगे देखते हुए यहाँ पे तो अलग अलग टाइप के अपने को सेल और ऑर्गेनल्स पढ़ने का, जैसे सबसे पहले आ जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक चीज़ होती है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर आ जाएगी लाइसोसोम्स, फिर आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, फिर आ जाएगा प्लास्टिड, क्रोमैटिड, गोल्गी बॉडीज। तो ऐसे कुछ अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके फिलहाल अपन समझने की कोशिश करते हैं एक ही स्ट्रक्चर को, देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ओके तो यार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, ओके ये चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। तो एक स्ट्रक्चर है जो दो प्राइमरी फंक्शन करने में हेल्प करता है। ओके तो इसको अपन थोड़ा इन डेप्थ में देखेंगे बट फिलहाल एक बेसिक आइडिया दे देता है। एक स्ट्रक्चर है जो दो चीज़ों के सिंथेसिस में हेल्प करता है। कौन सी दो चीज़ें, एक प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है और दूसरा फैट्स एंड लिपिड्स बनाने में हेल्प करता है, फैट्स एंड लिपिड्स। ओके
तो इसको सीधा अभी फ़िलहाल तो मैं बहुत ज़्यादा इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा हूँ एंड ऑल, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसके 2 हिस्से होते हैं। देखो बता रहा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके 2 हिस्से होंगे एंड ऑल, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा कैसा रहेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो यार, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो हमको ना उसका जो स्ट्रक्चर जो वो उसमें ऐसा थोड़ा रफनेस फील होता है। तो ये रफनेस इसलिए भी क्योंकि यहाँ पे ना एक चीज़ इन्वॉल्व होती है जिसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोम्स। तो राइबोसोम का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो यार ये राइबोसोम्स क्या करते हैं, बेसिकली ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ओके, तो प्रोटीन बनाने का, बॉडी के अंदर जितना भी प्रोटीन बनता है राइबोसोम बनाता है। ओके, तो राइबोसोम को हम लोग बोल सकते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। ओके, एक और चीज़ है यहाँ पे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी स्मूथ लगता है। ओके, तो यार स्मूथ लगता है क्योंकि यार यहाँ पे ये लिपिड्स एंड फैट्स का प्रोडक्शन कर रहा होता है, लिपिड्स एंड फैट्स। ओके, तो यार ये जो चीज़ें हैं कि ये राइबोसोम जो क्या बनाने का काम करता, प्रोटीन बनाने का काम करता। अरे लिपिड्स, सॉरी SER जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लिपिड्स बनाएगा, फैट्स बनाएगा, है ना। तो अगेन इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल थिंग कि हम लोग की बॉडी के अंदर में जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनको बहुत बेसिक तरीके से बनाने में हेल्प करता है। बेसिकली प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है और क्या बनाने में हेल्प करता है, फैट्स एंड लिपिड्स। अब जितना भी बॉडी के अंदर डेवलपमेंट होता है सब प्रोटीन की वजह से होता है ना। और जितनी भी आउटर लेयर की कवरिंग्स वगैरह एग्जिस्ट करती है वो उसमें बहुत बड़ा योगदान है फैट्स एंड लिपिड्स का। चलो, आई होप यहाँ तक कि थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट तो कर ही सकते हो, है ना। ओके, उसके अलावा मिलते चलो अगले वीडियो में, लेट्स कंटिन्यू। चलो टाटा बाय।